नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज में आपके अपने खास कार्यक्रम द एडिटर शो के साथ। इस शो में आज हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो खास खबरें जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। शो में सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्हें रणछोड़ गांधी कहा जा रहा है। राहुल गांधी इस बार अमेठी छोड़कर दोबारा वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपनी परंपरागत सीट अमेठी से आखिर राहुल गांधी क्यों दूर हो रहे हैं और केरल के वायनाड से क्यों उनकी करीबी होती जा रही है, इसे आपको इस शो में समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी दूसरी खबर जुड़ी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता चरणदास महंत के उस विवादित बयान से, जो पीएम मोदी को 2024 में लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का टारगेट पूरा कराने में मदद कर सकता है। कैसे कांग्रेस के नेताओं के बयान उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं, इसे आपको इस शो में बताने की कोशिश करेंगे। हमारी तीसरी खबर जुड़ी है 2024 के आम चुनाव के अजब गजब रंगों से। चुनाव का माहौल ऐसा होता है कि क्या आम और क्या खास, सभी बिना हार जीत की परवाह किए चुनावी मैदान में उतरने को बेताब दिखते हैं। इस बेताबी के राज से आज द एडिटर शो में हम पर्दा उठाएंगे और आपको मिलवाएंगे ऐसे ही चुनावी राजनीति के कुछ रंगीन किरदारों से। और चौथी खबर सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई लेकर गायब हो सकती है, तो आपको साइबर फ्रॉड से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कैसे आपके साथ भी धोखा हो सकता है और साइबर फ्रॉड के एकदम नए तरीके से हम आपको आज इस शो में सचेत करवाएंगे। छोड़ आए राहुल अमेठी की वो गलियां जहां कभी गांधी परिवार की विरासत चला करती थी। एक बार गांधी परिवार को कोई सदस्य पहुंच जाए तो उनको देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लेकिन अमेठी से किए गए अपने सारे वायदे भुलाकर राहुल गांधी ने फिर वायनाड का हाथ थाम लिया है। मानो एक चुनाव में अमेठी से मिली हार को वो भुला नहीं पाए हैं और आज सालों पुराना रिश्ता अमेठी की जगह फिर नए वायनाड से जोड़ लिया है। राहुल गांधी ने आज वायनाड से लोकसभा चुनाव का नामांकन भरा, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक किसी को भी अमेठी और रायबरेली से अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। कभी इस अमेठी में गांधी परिवार का वर्चस्व था। यहां से साल 1980 में संजय गांधी सांसद बने। साल 1981 से 1991 तक राजीव गांधी सांसद रहे। सोनिया गांधी अमेठी से साल 1999 में चुनाव जीती। राहुल गांधी साल 2004 से लेकर 2014 तक सांसद रहे। लेकिन अब 3 बार के अमेठी के सांसद राहुल गांधी अपनी विरासत में मिली सीट को छोड़ वायनाड के द्वार पहुंच गए हैं। बुधवार को उन्होंने वायनाड से अपना नामांकन भरा। अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ रैली भी की। ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी की जंग में स्मृति ईरानी से हार नसीब होने के बाद राहुल गांधी को अगर इकलौता ठिकाना मिला था तो वो था केरल का वायनाड सीट। आपको बता दें कि केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपना नामांकन दाखिल किया है और इसके पीछे कांग्रेस की एक खास रणनीति है। कांग्रेस की कोशिश है कि वह अपने अघोषित सेनापति को हर हाल में बचाए। 2024 की जंग में जब कांग्रेस सबसे बुरी स्थिति से गुजर रही है, ऐसे में राहुल गांधी का संसद में होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस नामांकन के साथ ही ये भी सामने आ गया है कि राहुल गांधी ने अपने परिवार की विरासत अमेठी से ऊपर वायनाड को चुन लिया, जिसका कारण था साल 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी से हार का सामना। कांग्रेस ने अब तक अमेठी से किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं किया है, जबकि बीजेपी स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार बना चुकी है। रायबरेली सीट पर भी सोनिया गांधी के इनकार करने के बाद से कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। यानी कि गांधी परिवार ने अपनी दोनों सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया। 2019 के चुनाव में
रायबरेली से सोनिया गांधी ने तो वहीं वायनाड और अमेठी से राहुल गांधी ने नामांकन भरा था। लेकिन इस बार के चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो वहीं राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस यूपी में अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में नहीं देख रही है और इसीलिए शायद गांधी परिवार से पहली बार होगा कि कोई भी व्यक्ति अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। राहुल गांधी वायनाड में भले ही जनता को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि उनके अपने उनसे दूर जाते जा रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह कभी राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चला करते, हाथ में हाथ थामे आगे बढ़ते थे, तो कभी मूंछ ताने विरोधियों को राहुल के साथ अपने मजबूत रिश्तों को दिखाते थे। मगर उन्होंने भी अचानक से राहुल का साथ छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर दी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले भी कहते जो गलत को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। विजेंद्र सिंह साल 2019 में साउथ दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। चुनाव हारने के बाद भी पार्टी में लंबे समय तक एक्टिव रहे, मगर ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इससे पहले कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर सबको चौंका दिया। पिछले 5 सालों में कई बड़े नेताओं ने इसी तरह राहुल गांधी को अकेला छोड़ा है, जिनमें मिलिंद देवड़ा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, अनिल एंटनी। बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने का मतलब है कि गांधी परिवार अकेला पड़ चुका है। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राहुल गांधी ने नामांकन से पहले वायनाड में रोड शो भी किया। रोड शो में वायनाड की जनता को उन्होंने कहा कि आपका सांसद होना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। राहुल का बयान सही है, देश में वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि क्या एक हाथ से ही उनका सालों पुराना अपनी परिवार की प्रिय अमेठी सीट से ही मोह भंग कर बैठा है। राहुल के कई चाहने वाले भी उनके इस कदम से दुखी हैं, तो उनको भी इस पर चिंतन करने की जरूरत तो है ही। आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के सम्मान का हनन नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद माफी की बात को गोल मोल घूमने की कोशिश भी उन्होंने की। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेसियों ने पीएम मोदी को लेकर ऐसे बयान दिए हों। कई बार इस तरह के बयान सामने आए हैं और कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। लाठी के जवाब में सामने आया मोदी का परिवार। चुनावी जंग में विपक्षियों की जुबान बेलगाम। राजनीति में भाषा की गरिमा तोड़ते नेताजी। लोकसभा चुनाव है, सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता पर बैठने को तैयार इन नेताओं को क्या देश के संविधान में दिए गए प्रधानमंत्री शब्द का अपमान करने का अधिकार है? छत्तीसगढ़ में डॉक्टर चरणदास महंत का पीएम मोदी को लेकर दिया गया बयान कुछ इसी तरह के सवाल उठाता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते, बाकी मन सीधवा साध है, और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। शिव लाठी धर नहीं सके, गाली दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। मोदी पर नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करने वाले ये नेता कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता। कांग्रेस ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन इनके बयान ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि क्या महंत माफी मांगेंगे? तो जवाब नहीं, क्योंकि वो तो खुद को गलत मान ही नहीं रहे हैं। राजनांदगांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया, उस पर तरह तरह के बयान आए लगे। मेरे के लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद है, सबके लिए सम्मानित है। उनके सम्मान में असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। हम तो कबीरपंथी आदमी हैं। मगर जिन मोदी पर विपक्ष बेलगाम भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उन मोदी का परिवार तुरंत ही उनके साथ खड़ा नजर आया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंत को जवाब दिया कि वो पहले लाठी खाने को तैयार है। श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं और पहला डंडा मुझे मारा। और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब विपक्षियों ने इस तरह की टिप्पणी की हो, लेकिन जब जब विपक्षियों ने मोदी के खिलाफ टिप्पणी की तब कांग्रेस बड़ा नुकसान उठाती हुई नजर आई है। साल 2017 में मोदी को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी कहा था। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान का नुकसान कांग्रेस को साल 2019 लोकसभा में उठाना पड़ा। साल 2007 में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। सोनिया गांधी के इस बयान का परिणाम गुजरात चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी को 117 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 59 सीटें ही हासिल कर सकी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताया था। मोदी एक जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोचेंगे जहरीले हैं कि नहीं, लेकिन इसको लेने पर आप खुद ही मर जाओगे। चरणदास महंत का बयान भी मोदी को लेकर उस वक्त आया है जब अगले महीने चुनाव है। ऐसे में जरूरी है कि महंत जैसा नेता बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते वक्त संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अपशब्द कहने से बचे और कम से कम अपनी गलती को मानकर माफी तो जरूर मांगे। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत के इस बयान के बाद जोरों से हंगामा शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा चरणदास महंत के घर के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लाठी मारने से पहले उनको लाठी मारनी होगी। अब आपको अजब गजब नेताओं से मिलवाते हैं जिनको पता होता है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, फिर भी वो खुशी खुशी चुनाव लड़ते हैं। इनमें से कोई नेता चाय की दुकान लगाता है तो किसी ने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे ये नेता एक दो नहीं बल्कि कई चुनाव हंसी हंसी में हार चुके हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले नहीं हैं तो क्या हुआ, नेताजी के पास अपनी ये लूना तो है, इसी पर प्रचार करेंगे। ध्यान रखने के लिए और साथ चलने के लिए समर्थक भी नहीं है तो क्या हुआ, खुद ही इस तरह अपना ध्यान रखकर अकेले प्रचार कर लेते हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे सुजान बिंद, जो सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी छोड़ चुनाव लड़ रहे हैं। इनको महान गणतंत्र पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे चतुर्थ श्रेणी का पद मिला और मैं काम करने लगा। वहाँ भी देखा कि हमारे कर्मचारियों के साथ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अधिकारी बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं, वेतन रोकेंगे और कई तरह से प्रताड़ना करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इधर उधर, वो सब। तो इससे मैं उनके लिए लड़ाई लड़ने लगा। लड़ते लड़ते फिर मैं संगठन में अपने जो संगठन है कर्मचारियों का, उसमें मैं सचिव बना और फिर मेरे को और ताकत मिला। और अच्छे लड़ते लड़ते मैं फिर प्रदेश लेवल तक गया। प्रदेश उस समय मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष था और फिर छत्तीसगढ़ राज्य बना तो प्रदेश महामंत्री भी बना। सुजान पहली बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। इससे पहले वो साल 2018 में विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। साल 2023 में अंबिकापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, ये चुनाव भी हारा, लेकिन उनके चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस के टीएन सिंहदेव को 94 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि वो खुद चुनाव तो नहीं जीते हैं लेकिन दूसरे बड़े नेताओं की हार की वजह जरूर बन जाते हैं। छोड़ने के बाद फिर हम चुनाव भी लड़े विधायक का
और अपनी बातों को समाज में रखे। चूँकि आर्थिक रूप से उसमें तो चुनाव में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, और जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था बहुत ही धनी मनी लोगों के खिलाफ में लड़ा था, तो जितना तो संभव था ही नहीं। लेकिन दूसरी बार जब मैं लड़ा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इतना सफल हो चुका था कि दूसरी बार जो जहाँ से मैं लड़ा अंबिकापुर क्षेत्र से बहुत ही सम्मानीय और धनी और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति थे, उनको मैंने हराने में काबिल हुआ। अजब गजब प्रत्याशियों में एक नाम एमपी के जबलपुर से चुनाव लड़ रहे राकेश सोनकर का भी है, जो कि 2.5 अक्षर नाम से जाने जाते हैं। राकेश सोनकर अब तक 13 चुनाव लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं। इनमें विधानसभा, लोकसभा और मेयर का चुनाव भी है। 98 को पहला चुनाव था विधानसभा, है ना, और उसके बाद 6 विधानसभा लड़ा हमने रेगुलर, फिर उसके बाद 6 विधानसभा लोकसभा लड़ा रेगुलर। ये हमारा 13वां चुनाव है ना, और एक महापौर का लड़ा 99 में। चुनाव चिन्ह ऑटो मिलने की वजह से वो ऑटो चालकों से लगातार मुलाकात बढ़ा रही है। हालांकि वो किसी से भी वोट नहीं मांगते। ये ना वोट ना नोट का सिद्धांत लागू हो पूरे देश के अंदर। नामांकन दाखिल करने के बाद कोई प्रचार में 1 रुपया खर्च ना करे, ये लागू हो जाए बस, है ना। और जिनको चुनाव लड़ना है 5 साल सेवा करके आप अपनी पहचान बनाओ, 5 साल में आप प्रचार करते रहो, 5 साल सेवा करते रहो, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, प्रतिबद्ध होना। 2.5 अक्षर की खास बात यह है कि वो जनता से वोट नहीं मांगते हैं। अब आपको मिलवाते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशी से जो 28वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। शौक है चुनाव लड़ने का। पेशे से चाय वाले आनंद कुशवाहा पार्षद से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद का, महापौर का, लोकसभा का, विधानसभा का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, सारे चुनाव। आनंद कुशवाहा लोगों से साइकिल पर जाकर हर चुनाव में जनसंपर्क करते हैं। अब तक वो 27 चुनावों में 8 से 10 लाख रुपए खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन एक भी चुनाव उन्होंने नहीं जीता है। साहब क्या हमारे बड़े भाई साहब समाज के नेता है वो, मंत्री भी रह चुके हैं वो, अभी मंत्री हैं वो, श्री नारायण सिंह कुशवाहा। 1994 में मेरा पहला चुनाव था, उनका ही पहला चुनाव था पार्टी से। मैं निर्दलीय फार्म भरा था, मैंने थोड़ा मेरे से शब्द बोल दिया था मेरी गरीबी के प्रति, इसलिए मैं जो चुनाव जब तक इनको अपने वोटों से हरा नहीं लूँगा, जब चुनाव लड़ता रहूँगा मैं। तो प्रॉब्लम था ना, वो लखपति थे, हम गरीब थे, हमने चुनाव लड़ा था, वो मेरे तो अशब्द बोल गए थे मेरे उस टाइम पर। मेरा चाय का होटल है वो आड़ दिया था उस टाइम पर। जब से मैंने चुना कि जब तक इनको अपनी वोटों हरा नहीं लूँगा, जब तक मैं चुनाव लड़ता रहूँगा। ऊपर वाले ने ऐसा करा कि 2018 में वो मेरे 121 वोटों से चुनाव हार गए थे। भले ही इन चुनावों में ये प्रत्याशी अजब गजब नजर आते हों, लेकिन लोकतंत्र में जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो चुनाव जीतने का सपना भी एक आम आदमी देख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हर लोकसभा में इस तरह की रोचक तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस तरह के नेता मुश्किल से ही अपनी जमानत बचा पाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में आखिर सबको अधिकार होता है चुनाव लड़ने का और वोट डालने का, तो ये सब कथा भी इन दोनों चुनाव में देखने को लगातार मिलती है। मेरे सामने ये लैपटॉप रखा है और आपने अपने बच्चों को भी लैपटॉप दिया होगा पढ़ाई के लिए। ऑफिस में भी हम काम के लिए ऐसे ही लैपटॉप का लगातार इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल इन दोनों हम लगातार कर रहे हैं। मगर ये दोनों ही संसाधन इंटरनेट से जुड़े होने के कारण आपके जीवन भर की कमाई की सफाई कर सकते हैं। ग्वालियर में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पे एक रिटायर्ड शिक्षिका आशा भटनागर से 51 लाख रुपए की ठगी की गई। दरअसल 14 मार्च की सुबह आशा भटनागर के फ़ोन पर एक व्यक्ति ने कॉल किया। आशा भटनागर ने जैसे ही फ़ोन अटेंड किया तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि उनके डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करके कई सिम जारी की गई हैं और इस सिम से बच्चियों को अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। सामने वाले शख्स ने कहा कि आपके नाम से जारी की गई सिम से एक बड़ा अपराध किया गया है, इसलिए आपके खिलाफ मुंबई में 24 FIR दर्ज हो चुकी हैं। डर के मारे आशा भटनागर ने 51 लाख रुपए आरोपियों के अकाउंट में डाल दिए, जो आरोपियों ने उनसे लगातार मांगे थे। आशा जी, जिस तरीके से ठगी हुई और 20 दिन बाद एक पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे ठगी की वारदात में, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब कितनी उम्मीद लग रही है आपको?
उम्मीद तो पूरी है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जहां उन्होंने इतना बिना सूत्र के यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा पैसा भी वापस लाएंगे और मुझे मेरा नुकसान पूरा होगा। पूरा घटनाक्रम क्या था और कैसे इसकी शुरुआत हुई? एक फ़ोन आया, उसने कहा कि आपके इस नंबर की सिम पे जो है 24 FIRs आपके नाम है मुंबई पुलिस में, 2 घंटे में आप अरेस्ट हो जाएंगी, आप निगरानी में हैं, आपने आज गाजर खरीदी हैं, आप कल बैंक गई थी। मैं तो बहुत डर गई कि निश्चित बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। फिर उसने कहा, मैंने EFIR कीजिए आप 2 घंटे के अंदर, नहीं तो आप अरेस्ट हो जाएंगी। मैंने कहा मुझे नहीं आता करना। तो उसने कहा कि स्काइप डाउनलोड कीजिए। मैंने कहा मुझे वो भी नहीं आता। मुझे नहीं, वो तो करना होगा। मैंने एक बच्चे को कहा, उससे डाउनलोड कराई और उसने कहा था मुंबई पुलिस 321 टाइप कीजिएगा तो वहाँ से वीडियो कॉल आएगी और बैंक जाइए, बैंक में जाके पर्स में फ़ोन रख दीजिए मगर फ़ोन ऑन रहना चाहिए, आप FD ऑन ओपन कीजिए, पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। वो कहता गया, मैं करती गई, मुझे समझ नहीं आया। बात में कहता था आप अरेस्ट हो जाएंगी तो आपका बेटा क्या कर पाएगा आपकी मदद, बेटा क्या कर पाएगा आपकी मदद। मैं और डर जाती थी। FIR की भी उसने धमकी दी कि आपके पास FIR हो गई है आपके खिलाफ, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, 2 घंटे में आप अरेस्ट हो जाएंगे। कितना पैसा आपने डाला उनके अकाउंट में? 14 तारीख को 46 और 15 तारीख को 5। 46 बैंक ऑफ महाराष्ट्र से और 5 ICICI बैंक से। इस मामले में पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और संयुक्त अरब अमीरात से तकनीकी साक्ष्य जुटाए, जिससे पता चला कि जिस बैंक खाते में ये रुपए ट्रांसफ़र कराए गए हैं वो एक भारतीय व्यक्ति कुणाल जायसवाल का बैंक खाता है। उसकी डिटेल निकालने पर पता लगा कि आरोपी छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले का रहने वाला और टेक्निकल एक्सपर्ट है और उसी ने UAE में अपनी एक बड़ी कंपनी खोली हुई है जिसके जरिए लगातार वो ऐसे फ्रॉड करता है। वृद्ध महिला थी जो पुलिस से संपर्क उन्होंने किया। इमीडिएटली हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको केस को समझते हुए उसमें FIR की। बहुत ही सेंसिटिव मैटर था तो इसमें एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एडिशनल SP क्राइम ब्रांच के सारे ऑफिसर्स और वो टीम लगाई गई। आज एक सफल ऑपरेशन के बाद इस पूरे साइबर फ्रॉड के मामले को वर्कआउट कर लिया गया है। इसमें जो मुख्य अपराधी है कुणाल जायसवाल को अरेस्ट किया है। ये मूल रूप से। लेकिन आशा भटनागर अकेली नहीं है, बल्कि रोज इस तरीके से देश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है। पिछले 3 सालों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के साइबर फ्रॉड हुए हैं। पिछले साल 2023 में 15,56,176 मामले सामने आए। साइबर संबंधी शिकायत 1930 नंबर पर की जा सकती है। 1930 नंबर पर हर दिन तकरीबन 45 से 50,000 कॉल आते हैं। दिसंबर 2023 में एक महीने में 12 लाख शिकायती कॉल आए और 2023 में प्रति 1 लाख लोगों पर 129 शिकायतें दर्ज करवाई गईं। हरियाणा, तेलंगाना, गोवा और गुजरात में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे आपकी जिंदगी भर की कमाई कुछ मिनटों में ही जालसाजों के हाथों में जा सकती है। इसके लिए जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आपके सतर्क रहने की। कुछ गलत होने पर तुरंत शिकायत करें, क्योंकि जिस तरीके से आशा भटनागर के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वैसे आगे और आरोपी पकड़े जा सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों को तुरंत सामने लाएं और पुलिस में FIR करें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला विस्तार न्यूज पर जारी रहेगा।